मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा संबंधों के विषय में, जिसके अंतर्गत तृतीय युद्ध तक और उसके पश्चात प्रथम वीडियो में चतुर्थ युद्ध में जो संधियां हुई थीं वहां तक अंग्रेज़ों ने पहले सभी मराठा शक्ति के जो हिस्से थे या उनके सरदार थे, एक एक कर सभी के साथ संधियां की और संधियां पूर्ण करने के बाद उन पर दबाव डालकर और अपनी स्थिति मजबूत की, कूटनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। और उसके बाद फिर युद्ध की ज्वाला भड़कती है, युद्ध की शुरुआत होती है पेशवा के द्वारा अंग्रेज रेसिडेंसी पर आक्रमण के साथ। यहाँ से हम युद्ध की पूरी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से अन्य मराठा सरदारों ने भी युद्ध किया और उस युद्ध के बाद उसके क्या परिणाम हुए या संधि किस प्रकार हुई और क्या निष्कर्ष मराठा शक्ति और अंग्रेज शक्ति दोनों के बीच संघर्ष के बाद हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। पेशवा द्वारा अंग्रेज रेसिडेंसी पर आक्रमण। पुणे की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ का अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन पूना छोड़कर किर्की, जहाँ पर अंग्रेज सेना थी, वहाँ तक चला गया। एल्फिंस्टन के द्वारा वहाँ पर अंग्रेजी सेना बुला ली गई। पेशवा द्वारा इस सेना को वापस भेजने की मांग की गई, किंतु अंग्रेज रेजिडेंट के द्वारा, एल्फिंस्टन के द्वारा इसे स्वीकार न करने पर पेशवा बहुत क्रुद्ध हुआ। वैसे भी बहुत समय से वो चिढ़ा हुआ था अंग्रेज़ों से, लगातार उस पर दबाव डाला गया था और अंत में जो संधि की गई थी उसके बाद वह और भी अधिक क्रुद्ध था। उसने 5 नवंबर 1817 को अंग्रेज रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया तथा उसे जलाकर भस्म कर दिया। एल्फिंस्टन अपने प्राण बचाकर वहां से भागा। 17 नवंबर को जनरल स्मिथ ने पुणे पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया तथा पेशवा जब वहां से भागा तो उसने पीछा किया। 1818 को जनवरी 1818 में कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी हुई। इसके पश्चात फरवरी 1818 में आष्टी के युद्ध में भी पेशवा की पराजय हुई तथा उसका सुयोग्य सेनापति बापू गोखले मारा गया। इससे उसकी शक्ति जाती रही और पेशवा ने जून 1818 में सर जॉन मॉलकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से मराठा शक्ति का जो प्रमुख था पेशवा, वह पराजित हुआ। समर्पण के पश्चात पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान कर दी गई तथा कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। यहाँ पर शांतिपूर्वक समय व्यतीत करते हुए 1853 में उसकी मृत्यु हुई थी। धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। शिवाजी के एक वंशज को, जिसका नाम प्रताप सिंह था, सतारा का छोटा सा राज्य दे दिया गया नाम मात्र का, ताकि मराठे संतुष्ट रह सकें। यद्यपि उनको संतुष्ट रखने की आवश्यकता भी नहीं थी, किंतु फिर भी कूटनीतिक रूप से ध्यान रखते हुए अंग्रेजों ने यह कार्य किया था। पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी को आजन्म कारावास देकर चुनार के किले में कैद रख दिया गया। इस प्रकार से पेशवा की पूर्ण पराजय हुई। इसके पश्चात भोसले के साथ संघर्ष चला था समानांतर रूप से। 1816 में अप्पा साहब के द्वारा सहायक संधि स्वीकृत की गई थी। इसके कुछ समय के पश्चात अप्पा साहब ने परसों जी का वध कर दिया और स्वयं शासक बन गया। राजा बनने के पश्चात अप्पा साहब ने यह अनुभव किया कि सहायक संधि करके उसने बड़ी भूल की है, अतः उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्यवाहियाँ शुरू की। पेशवा और पिंडारियों के नेताओं के साथ उसने वार्तालाप प्रारंभ किया। गुप्त रूप से पेशवा को सहायता का आश्वासन भी दिया और जब अंग्रेजी रेजिडेंट पर पेशवा ने आक्रमण किया, उसी समय, उसी तिथि को ही अप्पा साहब ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सीताबल्दी का युद्ध हुआ। युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा। उसके कुछ समय पश्चात नागपुर में पुनः अप्पा साहब की सेना का अंग्रेजी सेना से संघर्ष हुआ। पुनः विजयश्री अंग्रेज़ों के हाथ रही। अप्पा साहब निराश हो गया और नागपुर से भाग गया। वह भटकते हुए महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ लाहौर पहुँचा, जहाँ उसे आश्रय प्राप्त हुआ। वहाँ रहते हुए और अन्य स्थलों में भटकते हुए भी 1840 में
उसकी मृत्यु हुई। इस तरह से यहाँ पर भी भोंसले वंश की भी पराजय या नागपुर की भी पराजय हुई। अंग्रेजों के द्वारा नर्मदा नदी के उत्तर का संपूर्ण प्रदेश अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। शेष भाग रघुजी भोंसला द्वितीय के पोते तथा परसों जी की विधवा पत्नी दुर्गाबाई द्वारा गोद लिए गए पुत्र राघव जी बापू साहब को देकर वहां का राजा बना दिया गया। एक अंग्रेज रेजिडेंट उसकी राजधानी में नागपुर में रहने लगा। अक्टूबर 1818 को नागपुर में राघव जी बापू साहब को राजगद्दी प्रदान की गई तथा अंग्रेजी रेजिडेंट को उसका संरक्षक बनाया गया। होलकर के साथ संघर्ष देख लेते हैं। 1811 में यशवंतराव होलकर की मृत्यु हुई। उसके मृत्यु के पूर्व मल्हार राव नामक एक छोटे लड़के को उसने गोद लिया था। वहाँ अब उसकी मृत्यु के पश्चात इस बात का विवाद शुरू हो गया कि उस बालक का संरक्षक कौन बने। रानी तुलसीबाई जो यशवंतराव की विधवा थी, यशवंतराव की मृत्यु हुई थी, उसकी संरक्षिका बनी, किंतु उसका विरोध मराठों के द्वारा किया जाने लगा। अपनी रक्षा के लिए वह लॉर्ड हेस्टिंज के शरण में चली गई तथा उससे एक संधि कर ली। मराठा सेना ने इसका विरोध किया, तुलसीबाई का विरोध किया। अंग्रेजों ने आमिर खां से संधि की, उसे टोंक का नवाब बना दिया। इस तरह आमिर खान होलकर के पक्ष में हो गया, तुलसीबाई के पक्ष में हो गया। अंग्रेजों की इस चालबाजी से होलकर के राज्य के जो सैनिक थे, सेना और तुलसीबाई दोनों अलग अलग हो गए। सैनिक अफसर और काउंसिल के सदस्य जो थे वो अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हो गए। जब बाजीराव पेशवा ने नवंबर 1817 को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध आरंभ किया, उसकी रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया, तो होलकर की सेना ने भी उसकी सहायता करने का निश्चय किया और सेना उसकी सहायता के लिए कूच कर गई। परंतु मार्ग में अंग्रेज सेनापतियों के द्वारा उसे रोका गया। युद्ध हुआ। मालकम ने होलकर के सैनिक काउंसिल से समझौता करने का प्रयास किया। तुलसीबाई के द्वारा उसको समर्थन भी दिया गया कि वो समझौता करे होलकर की सेना, किंतु इससे होलकर की जो सेना थी वो नाराज हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने मराठा सेना ने तुलसीबाई की हत्या कर दी। 21 नवंबर 1817 के दिन महिदपुर के मैदान में होलकर की सेना, काउंसिल की जो सेना थी वो, और अंग्रेज़ों के साथ भीषण युद्ध हुआ। होलकर की सेना परास्त हो गई और अंततः युद्ध बंद हुआ। आमिर खान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और निर्णय किया गया कि मंदसौर की संधि कहलाती है। जनवरी 1818 में होलकर के साथ अंग्रेज़ों की सहायक संधि हुई। राजधानी में सहायक सेना रखना स्वीकार किया गया। इंदौर में राजधानी में एक अंग्रेज प्रतिनिधि या रेजिडेंट रहेगा। होलकर को आमिर खां और गफूर खां के राज्यों तथा बूंदी की पहाड़ियों और उनके उत्तर के सभी प्रदेशों से अपने अधिकार का त्याग करना पड़ा। सतपुड़ा के दक्षिण का समस्त क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। शेष राज मल्हार राव होलकर जो उत्तराधिकारी अल्पवयस्क था उसको सौंप दिया गया। राजपूतों के राज्यों से कर प्राप्त करने का जो अधिकार था वो अधिकार इसने छोड़ा, होलकर के द्वारा छोड़ा गया और यह अधिकार अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया गया। होलकर किसी विदेशी शक्ति से सीधा संपर्क नहीं कर सकता था, पत्र व्यवहार नहीं कर सकता था, उनको शरण नहीं दे सकता था, इसका उसने वचन दिया। होलकर की सेना की संख्या 3000 निश्चित कर दी गई। अंग्रेजों ने विशेष ध्यान रखा कि भारतीय जो नरेश थे उनके पास सेना कम से कम रहे, क्योंकि वही सेना कभी भी उनका विरोध कर सकती थी। पेशवा का होलकर पर कोई अधिकार नहीं रहा, मुक्त कर दिया गया। इस तरह से मराठा संघ को एक एक करके तोड़ा गया। अब सिंधिया बचे। अंग्रेज और सिंधिया, इनके साथ संधि की गई। सन 1818 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, सिंधिया से अंग्रेजों ने यह संधि की कि अजमेर अंग्रेजों को उसने दिया। उसने यह भी वचन दिया कि वह अपनी सीमाओं में वृद्धि नहीं करेगा तथा उन्हें पुनः निश्चित भी नहीं करेगा। पहले की संधि के बाद सिंधिया ने संघर्ष करने या युद्ध करने का साहस नहीं किया था। लगातार ये पराजित होते रहे थे और पहले के युद्धों में भी पराजित हुए थे। इसलिए अब पिछली संधि के बाद उसने और कोई युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ चतुर्थ इसमें नहीं किया, मराठा युद्ध में, लेकिन फिर भी उस पर दबाव डालकर उससे ये संधि 1818 में की गई। जब यह युद्ध, चतुर्थ मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था, तब पुनः उससे सिंधिया पर दबाव डालकर संधि की गई। इस तरह से चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ। पूर्व में
पक्ष में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक एक करके दबाव डाल डालकर इन पर संधि की गई। आधा युद्ध तो वहीं ही हैस्टिंग्स जीत चुका था और उसके बाद फिर उसने इनके साथ संघर्ष किया, बल्कि मराठों ने ही मजबूर होकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना शुरू किया और मराठों को अंग्रेज़ों ने अंततः पराजित किया। इस तरह चतुर्थ मराठा युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति समाप्त हो गई। निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार संपन्न हुए 4 मराठा युद्धों तथा संधियों के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का अंत हुआ तथा अंग्रेज़ों को की सर्वोपरि सत्ता भारत में स्थापित हुई। अब पूरे भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष नहीं रही। मराठा सरदारों की आपसी फूट और अंग्रेज़ों की कूटनीतिक तथा सैनिक सफलता के कारण अंततः मराठा शक्ति का पतन हुआ था। मराठों के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई अहस्तक्षेप की नीति का समुचित लाभ नहीं लिया गया, जैसे कि हमने चर्चा की थी। कॉर्नवालिस और उसके बाद के गवर्नर जनरल बार्लो के द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। मराठे दरबारों के षड्यंत्र तथा आपसी विवादों में उलझकर मराठे रह गए थे और उन्होंने इसका पर्याप्त लाभ नहीं उठाया था। अपने प्रमुख शत्रु अंग्रेज़ों को उन्होंने विस्मृत कर दिया था और आपसी संघर्ष और षड्यंत्रों में मराठा सरदार संलग्न हो गए थे और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः मराठों को अंग्रेज़ों से पराजित होकर अपनी शासन सत्ता खोनी पड़ी थी। सशक्त थे मराठे सरदार, उनमें शक्ति थी कि वो अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते थे, किंतु ये भारतीय दुर्भाग्य था हम भारतीयों का कि वो आपसी संघर्ष में उलझे रहे और उन्होंने एकजुट होकर संघर्ष नहीं किया। पेशवा, भोसले और होलकर युद्ध में परास्त होकर अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली बन गए। सिंधिया और गायकवाड़ ने युद्ध में भाग लेने का साहस ही नहीं किया। गायकवाड़ों ने युद्ध किया ही नहीं था, मित्रता में ही रहे, किंतु फिर भी अंग्रेज़ों ने उन पर दबाव डालकर संधि की शर्तें मनवाई थी। पेशवा का पद समाप्त हुआ, मराठा संघ समाप्त हो गया, टूट गया। मराठा राज्य नाम मात्र का रह गया। अंग्रेज़ों ने शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राजा बनाया। प्रिंसप ने लिखा, अंग्रेजी प्रभाव और सत्ता की भांति पूरे भारत में व्याप्त हो गई। सत्ता का जादू जादू की तरह पूरे भारत में व्याप्त हो गई। जॉन क्लार्क मार्क्सन ने लिखा, इन युद्धों ने भारत के देसी शासकों की सेना को ही नष्ट नहीं किया, वरन देसी मनोवृत्ति को भी बुरी तरह से दबाकर भारत की जनता और देसी शासकों को भली भांति विदित करा दिया कि भारत की सार्वभौम सत्ता एक विदेशी शक्ति अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई है। मार्क्समैन यह लिखना चाहते हैं कि भारतीयों के अंदर या देसीपन की जो भावना थी, शासन करने की जो भावना थी कि हम इस देश के रहने वाले हैं और हमको इस देश पर शासन करने का अधिकार है, न कि किसी विदेशी को, ये भावना ही समाप्त हो गई। अब उन्होंने, भारतीयों ने एक तरह से यह स्वीकार कर लिया कि उन पर शासन करने का अधिकार अंग्रेज़ों को ही प्राप्त है। ये क्लार्क मार्क्समैन कहना चाहते हैं। कमोबेश वही स्थितियाँ आ चुकी थीं। भारतीय जनता इसमें भेद करना भूल गई थी कि कौन विदेशी है और कौन स्वदेशी है। और इसी के कारण एक एक करके भारतीय नरेश परास्त होते रहे। जब एक पर आक्रमण हुआ तो बाकी शक्तियाँ शांत बनी रहीं। उन्होंने मिलकर संघर्ष नहीं किया, बल्कि अंग्रेज अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उनको अपनी ओर मिलाकर दूसरी शक्ति से युद्ध करते रहे। और यहाँ पर तो हमने यह देखा कि मराठे सरदारों को ही एक दूसरे के खिलाफ वो उपयोग करते रहे। गायकवाड़ ने कोई संघर्ष नहीं किया चतुर्थ युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध में, न ही सिंधिया ने कोई संघर्ष किया। शेष 3 ने संघर्ष किया, किंतु अंततः वो पराजित हुए। इस प्रकार से मराठों की शासन सत्ता भारत से समाप्त हुई और अंग्रेज पूरे भारत के अधिकारी हो गए और भारत गुलाम हुआ। अंग्रेज़ों का उपनिवेश या साम्राज्य भारत में पूर्णतः स्थापित हो गया।